Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about throttling calorimeter construction and working. So आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर के कंस्ट्रक्शन और उसके वर्किंग के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Introduction. It works on the principle that total enthalpy of steam remain constant before and after the throttling process. सो बेसिकली जो थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर है यह इस सिद्धांत पे कार्य करता है कि ये जो थ्रोटलिंग प्रोसेस आप देख रहे हो यानी कि थ्रोटलिंग प्रक्रिया से बिफोर एंड आफ्टर यानी कि पहले और बाद में उसका जो स्टीम का एंथैल्पी होता है वो कांस्टेंट रहता है. कांस्टेंट यानी कि स्थिर रहता है. यानी कि थ्रोटलिंग प्रोसेस से पहले और उसके बाद जो हमारी स्टीम है उसका जो एंथैल्पी है, टोटल एंथैल्पी, वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. कंस्ट्रक्शन. It consists of an inner chamber having provision for holding a thermometer at its center. So here you can see figure of throttling calorimeter. So यहाँ पे कहा गया है it consists of an inner chamber. So यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो ये है इनर चैम्बर हैविंग प्रोविजन फॉर होल्डिंग ए थर्मोमीटर एट इट्स सेंटर. यानी कि ये इनर चैम्बर के सेंटर यानी कि उसके केंद्र में यहाँ पे थर्मोमीटर रखने की एक अरेंजमेंट यानी कि व्यवस्था होती है. द इनर चैम्बर इज कनेक्टेड विथ अ थ्रोटल वाल्व ओरिफिस थ्रू विच स्टीम एंटर्स द कैलोरीमीटर. सो यहाँ पे जो हमारा इनर चैम्बर है, इनर चैम्बर में यहाँ पे एक थ्रोटल वाल होता है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो. थ्रोटल वाल कनेक्ट किया जाता है इनर चैम्बर के साथ, जिसमें से हम क्या करेंगे, स्टीम जो है स्टीम को ये थ्रोटल वाल के माध्यम से इनर चैम्बर में एंटर करवाएंगे. The outer chamber is placed around the inner chamber and is insulated to prevent the heat losses. So ये जो इनर चैम्बर है उसके बाहर एक आउटर चैम्बर होगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो. ये जो है वो हमारा आउटर चैम्बर है जो बेसिकली क्या होगा, इंसुलेटेड होगा. इंसुलेटेड यानी कि अंदर की जो हीट है, उष्मा है, उसको वो नुकसान होने से बचाएगा. A pressure gauge and a mercury manometer are provided to measure the pressure before and after throttling process. So यहाँ पे क्या है कि ये जो थ्रोटल वाल है उसके पहले यहाँ पे एक प्रेशर गेज लगाया गया है और यहाँ पे थ्रोटलिंग प्रोसेस होगी. सो थ्रोटलिंग प्रोसेस से पहले यहाँ पे प्रेशर गेज जो कि प्रेशर मेजर करेगा और थ्रोटलिंग प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे यूट्यूब वाटर मैनोमीटर है जो थ्रोटलिंग प्रोसेस होने के बाद उसका प्रेशर मेजर करेगा. वर्किंग. Wet steam from the main steam pipe whose dryness fraction is to be measured is taken from the sampling tube at pressure P1 and is passed through a throttle valve. सो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जो ये मेन स्टीम पाइप है उसमें से हमें जो वेट स्टीम यानी कि जिसका हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन मेजर करना है उस वेट स्टीम को हम ये सैम्पलिंग ट्यूब, ये जो आप देख रहे हो उसको सैम्पलिंग ट्यूब बोलेंगे. सैम्पलिंग ट्यूब के माध्यम से हमें कहाँ पे भेजना है, ये थ्रोटलिंग वाल में से पास करके अंदर भेजना है. अब यहाँ पे देखिए ये थ्रोटलिंग वाल है तो उससे पहले यहाँ पे जो स्टीम है, वेट स्टीम, उसका हमें क्या मिलेगा, प्रेशर यानी कि प्रेशर P1. ये जो प्रेशर गेज है वो हमें P1 प्रोवाइड करेगा यानी कि प्रेशर P1. और उसके बाद ये थ्रोटलिंग वाल में से वो वेट स्टीम को हम कैलोरीमीटर में प्रवेश करवाएंगे. The pressure of steam drops when it passes through the small opening and pressure drops to near atmospheric pressure P2. सो अब क्या है कि वेट स्टीम को जब हम ये थ्रोटलिंग वाल्व यानी कि स्मॉल ओपनिंग होगा यानी कि हम बोल सकते हैं कि छोटा सा छिद्र होगा, उसमें से हम जब ये वेट स्टीम को पास करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा. और वो प्रेशर ड्रॉप यानी कि यहाँ पे P2
P2 यानी कि हम बोलेंगे वो हमारा जो एटमॉस्फेरिक है प्रेशर है उतना वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। सो यहाँ पे प्रेशर P1 हमें मिला थ्रोटलिंग से पहले, जो कि हमने प्रेशर गेज से मेजर किया। थ्रोटलिंग जो ये वाल्व है उसमें से जब वो स्टीम पास होगी तो उसको स्मॉल ओपनिंग मिलेगा, यानी कि छोटा सा छिद्र में से वो पास होगा, यानी कि यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। The pressure of steam before throttling is measured by pressure gauge, while pressure of steam after throttling is measured by U-tube manometer. So यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जो स्टीम का प्रेशर है वो थ्रोटलिंग प्रोसेस होने से पहले ये प्रेशर गेज के द्वारा मेजर किया जाता है, और थ्रोटलिंग प्रोसेस होने के बाद उसको हम U-tube वाटर मैनोमीटर से मेजर करेंगे। सो यहाँ पे हमें प्रेशर P1 मिलता है, वो आपको प्रेशर गेज से मिलेगा, और थ्रोटलिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो प्रेशर मिलता है वो हमें U-tube वाटर मैनोमीटर से मेजर करना होगा। Since no external work is done by the steam when it passes through a small opening orifice in the throttle valve, the enthalpy of steam remain constant before and after the throttling process. So यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जो स्टीम है उसके द्वारा यहाँ पे कोई भी बाहरी कार्य नहीं किया जाता है, राइट? कब? When it passes through a small opening orifice, orifice यानी कि छिद्र, राइट? तो जब भी स्टीम जो है उस ओरिफिस में से पास होगी तब यहाँ से स्टीम द्वारा कोई भी बाहरी कार्य नहीं किया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, द एंथैल्पी ऑफ स्टीम रिमेन कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द थ्रोटलिंग प्रोसेस, जिसकी वजह से उसका जो एंथैल्पी है वो कांस्टेंट रहता है बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि थ्रोटलिंग प्रोसेस होने से पहले और थ्रोटलिंग प्रोसेस होने के बाद उसका एंथैल्पी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे कि हमने पहली स्लाइड में डिस्कस किया कि यहाँ पे उसका एंथैल्पी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, राइट? वो क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा स्टीम है उसके द्वारा कोई भी बाहरी कार्य नहीं किया जाता है। Hence, if the steam is initially wet, the pressure drop during throttling process will produce enough heat to raise the temperature of wet steam. The steam gets superheated after throttling. So यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा वेट स्टीम है वो इनिशियली वेट कंडीशन में होगा, यानी कि स्टीम कैसी होगी, वेट यानी कि गीली होगी। उसके बाद जब भी उसको हम थ्रोटलिंग वाल्व के द्वारा यहाँ से पास करेंगे तब क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा। प्रेशर ड्रॉप होगा तो यहाँ पे बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हमारा जो वेट स्टीम था वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सुपर हीटेड स्टीम। आफ्टर थ्रोटलिंग यानी कि थ्रोटलिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमारा वेट स्टीम क्या बन जाएगा, सुपर हीटेड स्टीम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है। प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से स्टीम का टेम्परेचर बढ़ जाता है और स्टीम वेट स्टीम में से कन्वर्ट हो जाती है सुपर हीटेड स्टीम में आफ्टर द थ्रोटलिंग प्रोसेस। This superheated steam then enters the inner chamber of the calorimeter. उसके बाद जो सुपरहीटेड स्टीम बन जाती है वो यहाँ पे इनर चैम्बर में एंटर करवाई जाती है। First, the steam moves down and then moves upward and then comes out from the inner chamber and enters the outer chamber. So यहाँ पे क्या है, स्टीम का मूवमेंट दर्शाया गया है कि स्टीम जो है वो सैंपलिंग ट्यूब में से थ्रोटल वाल्व में पास होगी और यहाँ से उसका प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से उसका क्या हो जाएगा, वो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी। उसी स्टीम को पहले यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप यहाँ पे देखिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। उसके बाद वो मूव्स अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ गई और उसके बाद वो चली जाएगी आउटर चैम्बर में, जैसे कि आप यहाँ से देख रहे हैं दोनों साइड से।
The temperature of throttle steam is measured by thermometer. सो जो स्टीम जो है वो सुपर हीटेड बनी, उस स्टीम का टेम्परेचर हमें यहाँ पे ये थर्मोमीटर है उसके माध्यम से पता चलेगा। कैलकुलेशन ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन। P1 इनिशियल प्रेशर ऑफ स्टीम बिफोर थ्रोटलिंग इन बार। तो यहाँ पे ये थ्रोटलिंग प्रोसेस से पहले हमें जो वेट स्टीम का प्रेशर मिलता है उसको हम P1 से डिनोट करेंगे, राइट। और प्रेशर यानी कि उसका यूनिट रहेगा बार। P2 प्रेशर ऑफ स्टीम आफ्टर थ्रोटलिंग इन बार, यानी कि P2 यानी कि थ्रोटलिंग प्रोसेस होने के बाद हमें जो प्रेशर मिलता है वो उसको हम बोलेंगे P2। X ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम। सो बेसिकली जो कैलोरीमीटर होता है वो क्या मेजर करता है, स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन मेजर करता है। सो ड्राइनेस फ्रैक्शन को हम X के साथ डिनोट करेंगे। HF1 एंथैल्पी ऑफ वाटर एट प्रेशर P1 इन किलोजूल पर kg, यानी कि प्रेशर P1 यहाँ पे उसका जो एंथैल्पी होगा वाटर का उसको हम बोलेंगे HF1। HFG1 latent heat of steam at P1 in किलोजूल पर kg। सो स्टीम का जो लेटेंट हीट है प्रेशर P1 पे उसको हम HFG1 से डिनोट करेंगे। सो बेसिकली लेटेंट हीट क्या होता है कि वो ऐसी हीट होती है जो सब्सटेंस की फेस चेंज करने के लिए दी जाती है, लेकिन यहाँ पे बिना किसी टेम्परेचर बदले। तो सिंपल याद रखना है, टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि टेम्परेचर बदले बिना हम किसी सब्सटेंस का फेस चेंज करना चाहते हैं तभी जो हीट दी जाती है उसको हम लेटेंट हीट कहेंगे। फेस चेंज करना यानी कि हम बोलेंगे लिक्विड टू गैसियस, वो फेस चेंज करना हुआ। Hg2 एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड स्टीम आफ्टर थ्रोटलिंग इन किलोजूल पर kg, यानी कि सैचुरेटेड स्टीम आफ्टर थ्रोटलिंग प्रोसेस होने के बाद जो सैचुरेटेड स्टीम होगी उसका एंथैल्पी को हम Hg2 से डिनोट करेंगे। Cp स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपरहीटेड स्टीम इन किलोजूल पर kg, यानी कि सुपरहीटेड स्टीम का जो स्पेसिफिक हीट होता है उसको Cp से डिनोट किया जाता है। T superheated 2 is equal to temperature of superheated steam after throttling as recorded by thermometer in degree centigrade। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि आफ्टर थ्रोटलिंग यानी कि थ्रोटलिंग प्रोसेस होने के बाद जो टेम्परेचर होता है वो हमें थर्मोमीटर से हम मेजर करते हैं, उसी टेम्परेचर को यहाँ पे T सुपरहीटेड 2 से डिनोट किया गया है। T saturated 2 saturation temperature of steam at pressure P2 in degree centigrade, यानी कि स्टीम का जो सैचुरेशन टेम्परेचर है उसको हम TS2 से डिनोट करेंगे। As enthalpy remain constant during throttling process। सो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर में थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है और उसमें आपको याद रखना है कि उसका एंथैल्पी जो कि क्या होता है, कांस्टेंट रहता है थ्रोटलिंग प्रोसेस होने से पहले और थ्रोटलिंग प्रोसेस होने के बाद। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, एंथैल्पी बिफोर थ्रोटलिंग एट प्रेशर P1 इज इक्वल टू एंथैल्पी आफ्टर थ्रोटलिंग एट प्रेशर P2, क्योंकि यहाँ पे दोनों का एंथैल्पी क्या है, सेम है ड्यूरिंग थ्रोटलिंग प्रोसेस। सो अब हम लिखेंगे एंथैल्पी बिफोर थ्रोटलिंग एट प्रेशर P1 के लिए यहाँ पे HF1 प्लस एक्स HFG1 इज इक्वल टू Hg2 प्लस Cp इन ब्रैकेट T सुपरहीटेड 2 माइनस T सैचुरेटेड 2। तो यहाँ पे हम ये जो हमें फॉर्मूला मिला उसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, ड्राइनेस फ्रैक्शन। सो ड्राइनेस फ्रैक्शन इज इक्वल टू ये पूरा फॉर्मूला बनेगा। लिमिटेशंस।
It cannot be used to measure the dryness fraction of very wet steam, as very wet steam cannot become superheated after throttling. So यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमें जो यहाँ पे जो वेट स्टीम होती है उसको यहाँ पे थ्रोटलिंग प्रोसेस होने के बाद वो क्या बन जाती है, सुपर हीटेड स्टीम बन जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि वेरी वेट स्टीम यानी कि काफी ज्यादा अगर वेट स्टीम होगी तो यहाँ पे थ्रोटलिंग प्रोसेस होने के बाद हम उसको सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। It is used to measure dryness fraction of steam having higher dryness fraction of 0.9 or more, यानी कि इसका इस्तेमाल 0.9 या उससे अधिक के उच्च, यहाँ पे देखिए हायर ड्राइनेस फ्रैक्शन यानी कि उच्च ड्राइनेस फ्रैक्शन वाली स्टीम के ड्राइनेस फ्रैक्शन को मेजर करने के लिए किया जाता है। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.